गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक लंबे अरसे के बाद हम आज यहां पर एक चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल सा है क्योंकि हम एरिया से स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक आ रहा है ना? ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक से, मतलब एरिया से। और एरिया जो होता है बिल्कुल नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल सा टॉपिक रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए। एक एक करके हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। और आज हम ट्राइंगल में मतलब क्षेत्रफल में केवल ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक करके जब पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है कि हमें ये चीज़ समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, तो चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी अगर चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए, ट्राइंगल में जो ट्राइंगल होते हैं उन सभी को हम समझ लेते हैं। एक होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, इसके अलावा एक समकोण त्रिभुज होता है। सभी ट्राइंगल्स को हम एक बार में समझ लेंगे, बहुत अच्छे से इनकी फिगर और इनके जो फॉर्मूले हैं उनको समझना है। तीसरा हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज। एक हम यहाँ पढ़ेंगे विषम बाहु त्रिभुज। और इसके अलावा एक आएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इन सभी फिगर को हम एक एक करके समझने वाले हैं। और इन सब के जो फॉर्मूले हैं, इनकी जो फिगर है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जब भी प्रश्न आएगा तो आप जैसे ही प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको उसकी आकृति, उसका फिगर आपको समझ में आना चाहिए और उसका फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज कुछ इस तरह से बनेगा जिसकी कोई दो भुजाएं या दो डायमेंशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और जो थर्ड वाली है वो अलग होनी चाहिए। एक एक करके पहले हम सिर्फ फिगर पे बात कर लेते हैं। ये देखिए, समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें एक भुजा को हम लंब कहते हैं और एक भुजा को आधार कहा जाता है, जबकि सबसे बड़ी वाली जो भुजा है उसे कर्ण बोला जाता है। ठीक है, आफ्टर इट हम पढ़ेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो हम उसको कुछ भी मान सकते हैं। हमने यहाँ पर भुजा को ए माना है। विषम बाहु त्रिभुज मतलब कोई भी ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें एक भुजा ए होगी, एक बी हो, एक और जो आखिरी होगी वो सी होगी। मतलब तीनों ही भुजाएं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को हम दो तरह से बना सकते हैं। एक त्रिभुज हम इस तरह से बना सकते हैं जो समकोण है और समद्विबाहु है, तो उसके लिए हम इसमें दो भुजाएं बराबर रखेंगे। दो भुजाएं बराबर रखेंगे, एक तीसरी भुजा अलग होगी। अब ये सभी को पता है कि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण कभी लंब या आधार के इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ण से रिलेटिव आप जानते हो, अभी हम डिस्कस भी कर लेंगे उसको। पाइथागोरस में सभी लोगों ने पढ़ी होगी, सभी को इसका ज्ञान होगा। तो समकोण समद्विबाहु को हम एक ही तरह से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर या फिर आप ये कह लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक ये हो गया और एक ये वाला। तो यहाँ पर मैंने उन दोनों को ही एक अलग अलग तरीके से समझा रखा है, दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। अब एक एक करके हम सभी फिगर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, यहाँ पर दो भुजाएं बराबर होंगी और एक तीसरी भुजा होगी जो बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, तीसरी भुजा बिल्कुल अलग होगी, तो इसको हम बोलेंगे आधार, और बाकी ये दोनों हो जाएंगी समान भुजा। ठीक है, एक भुजा आधार हो गई और बाकी की दोनों भुजाएं कैसी होंगी, उनको हम समान भुजा बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ से एक हम लंब ड्रॉ करेंगे। एक लंब ड्रॉ जो करेंगे यहाँ से, उसकी एक कंडीशन होगी कि वो आधार को दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा, दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ये बिल्कुल आप प्रैक्टिकली समझ लीजिए। अगर एक भुजा दूसरे के बराबर है, मतलब ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ से आने वाला लंब जो होगा वो इन दोनों भुजाओं को भी, मतलब इस एक भुजा को दो टुकड़ों में डिवाइड करेगा, और ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, इक्वल होंगी, दोनों को ही बराबर बराबर ये डिवाइड करेगा। अगर सपोज हम इस वाले त्रिभुज की बजाय हम किसी और त्रिभुज में ऐसा करके देखें, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये अलग अलग भुजाएं थी, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे ये दोनों भुजाएं बराबर नहीं हैं।
अगर हम यहाँ से एक लंब ड्रॉ करेंगे तो वो लंब ऐसा होगा जो कि बेस को आधा आधा नहीं बांटेगा। मतलब जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तब उनका जो शीर्ष है, उनको दोनों को मिलने वाली जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आने वाला जो लंब होगा वही लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर एक फिगर में ये चीज़ पॉसिबल हो, ठीक है। तो हर एक फिगर में ये पॉसिबल नहीं होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ इन सभी में जब क्षेत्रफल आप पढ़ेंगे तो क्षेत्रफल के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला इसका रहता है 1/2 लंब गुणा आधार, ठीक है। 1/2 लंब गुणा आधार, ये आप किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं, बस आपके पास उसका आधार होना चाहिए और उसकी हाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास उसकी हाइट है किसी भी ट्राइंगल में और उसका बेस है तो आप यहाँ पर हाफ लंब गुणा आधार लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला जो है आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में भी अगर हमें पता है कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक लंब जरूर होता है, तो यहाँ पर भी हम हाफ लंब गुणा आधार लगा सकते हैं। जो लोग बैठे हैं एक बार ये बता दें कि वहाँ से जो रेड वाला पेन है इससे भी क्लियर हो रहा है ना, ठीक आ रहा है ना, साफ़ आ रहा है। चलिए ठीक है, वैसे कम यूज़ करूँगा मैं इसका, नीले कलर का ज़्यादा करूँगा क्योंकि अपलोडिंग के बाद फिर वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसमें। चलिए इसके बाद अगला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, इक्वल होंगी, सभी भुजाएं बराबर बराबर होंगी। तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ हम करेंगे, क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या होगा, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमने यहाँ पर क्या मानी हुई है, ए मानी हुई है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ तक। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब तो क्लियर है। इसके बाद पढ़ लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु त्रिभुज जो होता है इसके लिए कोई डायरेक्ट वाला फार्मूला नहीं है, लेकिन एक जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला है इसके लिए, क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में आता है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब बात ये आती है कि आपके पास a है, b है और c है, a b c तीनों चीज़ें हैं, लेकिन आपके पास s नहीं है। तो यहाँ पर s निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप होता है यहाँ पर s, क्या होता है, अर्ध परिमाप। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + b + c/2। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी सवाल में हम वहाँ पर भी डिस्कस करते रहेंगे, तो समस्या नहीं आने की। अब देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक आपको लंब दिखाई दे रहा है और एक आधार दिखाई दे रहा है। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी क्या यूज़ कर सकते हैं, हाफ लंब गुणा आधार। क्या यूज़ करेंगे, हाफ लंब गुणा आधार हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक बार सभी फिगर को एक एक ठीक से समझ लेते हैं। सबसे पहला समद्विबाहु त्रिभुज था, एक बार ध्यान दे लें। एक समद्विबाहु त्रिभुज था। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो दोनों भुजाओं को मिलने वाला जो शीर्ष होगा वहाँ से जो हम लंब ड्रॉ करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, आधार, और जो आधार को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 लंब गुणा आधार यूज़ करेंगे। इसके बाद हम समकोण त्रिभुज को पढ़ रहे हैं, तो समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, लंब कर्ण और आधार इसमें होते हैं। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 लंब गुणा आधार। ठीक है, कर्ण का यहाँ पर भी कोई यूज़ नहीं है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज के लिए एक स्पेशल फार्मूला है आपके पास, √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे जिसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी। इसके बाद एक फार्मूला आता है हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज का, और विषम बाहु त्रिभुज के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे s माइनस ए, s माइनस सी, s माइनस सी, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हों, अलग अलग हो, उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, वो भी एक अंडर रूट के अंदर रहेगा। यहाँ पर s निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a + b + c/2, मतलब परिमाप का आधा। ठीक है, परिमाप तो समझते हैं ना। देखिए सभी जितने भी फिगर यहाँ दे रखे हैं, परिमाप का मतलब होता है बाहर बाहर की माप, यानी कि सभी भुजाओं का जो योग होगा वही परिमाप होगा। तो मैं किसी के लिए भी मैंने परिमाप का फॉर्मूला नहीं लिखाया, क्योंकि हर एक भुजा मतलब किसी भी ट्राइंगल की सभी भुजाओं को जब हम जोड़ेंगे तभी परिमाप बनेगा। तो हर एक के लिए एक जनरल सी बात है, उसको लिखाने की आवश्यकता नहीं थी।
और लास्ट में एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज था, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने पढ़ा था, उसमें एक और उसका हमने वर्गीकरण किया तो मिला हमें एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दोनों ही ट्रायंगल समद्विबाहु होंगे, दो भुजाएं बराबर होंगी। इसमें भी दोनों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर हम लगा सकते हैं हाफ लंब गुणा आधार, क्योंकि यहाँ पर लंब ऑलरेडी दे रखा है और आधार भी दिया है, जबकि यहाँ पर लंब नहीं था तो हमने उसको ड्रॉ कर लिया था। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता किसी को कोई समस्या रही होगी, लेकिन एक बात अभी और है जो बची हुई है। समकोण त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय सभी लोगों ने पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या पढ़ा होगा? कर्ण का स्क्वायर, मतलब जो कर्ण होता है ये सबसे बड़ा होता है, तो अकेले इसका स्क्वायर जो होता है वो बाकी की दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न, क्योंकि हमने सभी फार्मूले पढ़ रखे हैं और फार्मूले पढ़ने के बाद पहला जो प्रश्न है वो हमारे सामने है। पढ़ लेते हैं पहले इसको, और क्या ये पूछने की कोशिश कर रहा है ज़रा जानने की कोशिश करते हैं हम लोग भी। एक त्रिभुज की भुजाएं 4, 5 और 7 के अनुपात में है, मतलब जो भी तीन भुजाएं हैं वो 4, 5, 7 के अनुपात में है। कोई एक भुजा 4 के अनुपात में हो सकती है, कोई एक 5 और कोई एक 7 के अनुपात में होगी। यदि उसका परिमाप 48 इंच है, मतलब तीनों भुजाओं का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है, और तीनों भुजाओं का योग क्या है? तीनों भुजाओं का योग क्या है? 48 इंच है। तो सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर बताइए, मतलब हम सबसे पहले यहाँ पर जो एक अनुपात में कॉमन होगा उसे हम निकालेंगे। देखिए समझ लेते हैं इसको, कोई एक 4x होगा, कोई एक 5x होगा, कोई एक 7x होगा। ठीक है, इस तरह से अब हम अगर देखें तो इसका परिमाप क्या निकल करके आएगा? परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 4, 5, 9, 9 और 7 16x हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए परिमाप? 16x होना चाहिए, लेकिन उसने परिमाप क्या दे रखा है? 48 दिया हुआ है। तो 16 तिया 48, x का मान यहाँ से कितना हुआ? 3। अगर x का मान 3 है, फिर वो जानने की कोशिश कर रहा है कि सबसे बड़ी वाली जो दोनों भुजाएं हैं उनका अंतर बताइए। अब देखिए इसके भी अलग अलग मेथड होते हैं। एक तो तरीका ये है समझने के लिए कि यहाँ पर आप 4 का मल्टीप्लाई करें, 4 तिया 12 ये वाली भुजा हो गई, और 4 पंजे 20 ये वाली भुजा हो गई। सॉरी 4 नहीं, हाँ ठीक है, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 ये वाली आपकी भुजाएं हो गई। एक तो ये तरीका हुआ। एक दूसरा ये हुआ कि आप इसको बिना फिगर बनाए, बिना कलम चलाए आप इस सवाल को कर सकते हो। कैसे करोगे? 4, 5, 9 सब जानते हैं कि जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का जो परिमाप होगा वो क्या होगा? सभी का योगफल होगा। तो 4, 5, 9 और 7 16। अगर हम 16 हिस्सों में इस 48 को डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा कितने के बराबर आएगा? 3 के बराबर आएगा। एक हिस्सा 3 के बराबर आएगा। और उसने जानने की कोशिश की है कि सबसे बड़ी वाली जो दो भुजाएं हैं उनका अंतर बताइए, और हमको पता है यहाँ पर कि सबसे बड़ी वाली जो दो भुजाएं हैं वो कितनी हैं? एक 5 है और एक 7 है। ठीक है, 5 और 7, तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा? 2, और एक हिस्सा अभी हमने निकाला था कितना? 3, तो आंसर आएगा 6। मैंने सिर्फ इतना लिखा और इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, हम सीधा सीधा आंसर 6 लगा सकते थे। ठीक है, तो जो हमने पहले लिखा था वो क्या मेथड था उसी को मैंने यहाँ पर ओरल समझाने की कोशिश की और ओरल आपको बताया। तो 4, 5 और 7 ये टोटल 16x हुआ, 16x बराबर 48 हुआ। यहाँ से x का मान 3 आया। अब सबसे बड़ी वाली जो दो भुजाएं हैं वो क्या है? 5 और 7, तो दोनों का अंतर क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। तो 2 गुणा x की जगह जब 3 लगाएंगे तो आंसर क्या बनेगा? 6। तो यहाँ से 6 इंच सबसे बड़ी वाली दोनों भुजाओं का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा था? अच्छा ठीक है, सवाल क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत रहती है तो बताइएगा। नीले कलम का इस्तेमाल करना है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छे से पहले सवाल की थ्योरी को समझिए, क्या कहना चाहता है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। ठीक है, 216 है और उसकी भुजाएं कैसी हैं? 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, उसको ज़रा समझ लीजिए। जब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे तो पाइथागोरस में कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन निकल करके आएंगी। क्या क्या आएगा उसमें? जैसे एक भुजा अगर 3 है और एक 4 है तो
तो अगर तीसरी वाली भुजा यहाँ पर 5 दे रखी है, तो तीसरी भुजा अगर 5 दी है तो तीसरी वाली जो भुजा होगी वो हमेशा क्या होगी, यहाँ पर कर्ण होगी। अब ये बात यहाँ पर आप कैसे समझ पाएंगे, जब अनुपात 3, 4 और 5 दिया होगा, अगर अनुपात 3, 4 और 5 दिया हुआ है तो 3, 4, 5 के अनुपात में हमेशा पाइथागोरस बनता है। कैसे? 3 का स्क्वायर अगर हम करें तो कितना आएगा, 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा। 5 का स्क्वायर करें तो 25 आएगा। और आप देखिए, अगर लंब और आधार, क्योंकि इन दोनों में से हम किसी को भी लंब और किसी को आधार मान सकते हैं, लेकिन कर्ण तो हमें सबसे बड़ी वाली भुजा को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, कर्ण किसको मानना पड़ेगा, सबसे बड़ी वाली जो भुजा है उसी को कर्ण मानना पड़ेगा। तो 9 और 16 अगर दोनों जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर हो जाएगा। अब यहीं पर एक चीज़ आपको और समझनी है, तो ये मान के चलिए भले ही संख्याएं कुछ भी हो, मतलब भले ही संख्या 3, 4, 5 के अलावा कुछ भी हो, अगर वो 3, 4, 5 के अनुपात में है, अगर वो 3, 4, 5 के अनुपात में है तो हमेशा उसमें क्या बन रहा होगा, समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। मतलब ये कर्ण वाली जो कंडीशन है, पाइथागोरस वाली जो कंडीशन है, वो यहाँ पर लग रही होती है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है, सपोज इसका दुगना यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और इसका दुगना यहाँ पर 8 लिखा हुआ है और इसका दुगना कितना होना चाहिए, 10। तो ये मान के चलिए कि 6 और 8 अगर इन दोनों का हम वर्ग करेंगे तो 10 के वर्ग के बराबर आएगा, क्योंकि ये 3, 4, 5 के अनुपात में है। अगर हम इसे 2 से काटेंगे तो 3, 4, 5 अनुपात बनेगा कि नहीं बनेगा, 3, 4, 5 बनेगा। मतलब ये भी पाइथागोरस वाली कंडीशन को वेरी करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम इसको 3 गुना भी कर देते हैं, 9, इसको 3 गुना किया 12 और इसे 3 गुना कर दिया तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो इस तरह से आप 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कितना भी करते रहिए, हमेशा ये पाइथागोरस वाली कंडीशन बनाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो जाता है समझने के लिए। जैसे इस सवाल में क्या दिया था, इस सवाल में दे रखा था कि क्षेत्रफल 216 है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, 216 है और उसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो कितना है, 3, 4 और 5 है। तो ये तो हमें पता है कि जब अनुपात होता है तो हम इसको 3x, 4x और 5x ये मान सकते हैं, 3x, 4x और 5x मान सकते हैं। और इसमें हमें ये भी पता है कि इसमें कर्ण हमेशा कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा। ठीक है, कर्ण कौन सा होगा, अरे यहाँ वाले लोग भी बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा। ठीक है, 3 और 4 ये हमारे लंब और आधार होंगे। ठीक है, लंब और आधार। अब लंब आधार में से कोई सी भुजा को आप लंब मानिए, किसी को भी आधार मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों भुजाओं का फाइनली हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो लंब गुणा आधार करें या आधार गुणा लंब करें, क्या फ़र्क पड़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, हाफ लंब गुणा आधार। बात समझ में आ गई। हम किसी भी संख्या को 3 और 4 में से, क्योंकि ये तो कर्ण है और इन दोनों में से कोई एक लंब होगा, कोई एक आधार होगा, तो हम किसी एक को आधार मान लें, किसी एक को लंब मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया, 6x स्क्वायर बराबर 216। 6 से काट देते हैं तो यहाँ 36 आएगा, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर कितना हुआ, 6। अब वो कह रहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप बताइए। भाई परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो अब ऐसा करते हैं, सभी भुजाओं का योग कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, अनुपात में दे रखा था, 3x, 4x और 5x 3, 4, 5 के अनुपात में था। सभी को अगर हम जोड़ लें तो परिमाप क्या बनेगा, 4, 5, 9, 3, 12, 12x और x की जगह क्या लगाएंगे, 6, तो 12 छंग 72, तो 72 सेंटीमीटर आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, 72 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 था, भुजाएं ये दे रखी थी, तो हमने क्षेत्रफल को उसमें भुजाओं में जो हम चीज़ समझ पाए थे कि वो 3, 4, 5 के अनुपात में है, मतलब इसमें पाइथागोरस बन रही होगी, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, ये हमने समझ लिया। और समकोण त्रिभुज है तो उसमें से छोटी वाली भुजाओं को लंब और आधार मानते हुए हाफ लंब गुणा आधार बराबर क्षेत्रफल रखा। x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली 6 और परिमाप जानने के लिए तीनों का योग कर दिया, 12x हो गया, x की वैल्यू 6 लगाने के बाद आंसर हमें मिला 72। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार आप बताएं। वैसे तो बहुत स्लो है, इससे भी ज़्यादा स्लो क्या किया जा सकता है, बस यही है कि आप उसको दोबारा देख सकते हो, रिप्ले कर सकते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लें यहाँ पर।
देखिए थर्ड नंबर जो अभी जितना पिछले वाले प्रश्न में समझाया था, मुझे लगता है कि अब इस प्रश्न में समझाना नहीं पड़ेगा, और कई लोगों ने तो इसका आंसर बहुत जल्दी से जस्टिफाई कर लिया होगा, समझ गए होंगे कौन सा आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पर भी कोई एक ट्राइंगल है ABC, और उस ABC ट्राइंगल में ये बात कर रहा है कि एक भुजा उसकी 4 है, एक 3 है और एक 5 है। जब भुजाएं 3, 4, 5 के अनुपात में होती हैं तो हमेशा कौन सा ट्राइंगल निकल के आता है? राइट एंगल आता है, मतलब समकोण निकल करके आता है। और उसमें भी सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, और बाकी की जो छोटी वाली भुजाएं रह जाती हैं उनमें से कोई एक लंब, कोई एक आधार होता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अगर हमसे पूछा है तो हाफ लंब गुणा आधार हम यहाँ पर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, अब देखिए अभी यहाँ पर जो क्लासेस स्टार्ट की गई हैं इस समय एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद, तो यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने का जो उद्देश्य था वो SSC GD या PET वाले जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए, बाकी UPSI के लिए भी है। लेकिन UP ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, क्या ये UPSI में आएगा? UPSI का पिछला पेपर उठा ले, हम धीरे धीरे टफ लेवल तक जाएंगे। ऐसा नहीं हम कंटेंट को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे, थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम स्टार्टिंग में ऐसा करें। हर वीडियो में लास्ट में प्रश्न मिलेंगे, और कम से कम एक चैप्टर खत्म होने के बाद हम लास्ट में ऐसे प्रश्नों को ले लेंगे। ठीक है, तो हर लेवल का प्रश्न लिया जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं जिससे हर किसी को समझ में आ जाए, कोई बोरियत महसूस ना करे, क्योंकि ट्राइंगल बहुत ज़्यादा बोर करने वाला चैप्टर माना जाता है हमेशा से। कोशिश करते रहिए, समझ में तो आ जाएगा, लगे रहिए, समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 है। समबाहु मतलब सभी भुजाएं जिसकी बराबर हो, और सभी भुजाएं बराबर हो मतलब क्षेत्रफल का फॉर्मूला वहां पर लगेगा √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगेगा? √3/4 भुजा का स्क्वायर। और ये सब फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा? क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि 400√3। तो ये किसके बराबर होगा? 400√3। तो इसको यहाँ से हटा दें, अब अच्छा लग रहा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा अब इसका परिमाप जानना चाहता है, तो परिमाप के लिए हमारे पास A होना चाहिए। सबसे पहले भाई हम किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताने वाले हैं। जब हम परिमाप बताएंगे तो क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 3A। तो सबसे पहले तो A निकालना पड़ेगा, और A कहाँ से निकलेगा? जो कंडीशन उसने हमें दे रखी है, जो गिवन है वहाँ से A निकल करके आएगा। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400√3। यहाँ से देखिए जो चीज़ें कट सकती हैं उनको काट लीजिए। √3 से √3 कट जाएगा, बाकी का ये जब 4 इधर 400 की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा? 1600। यहाँ बचेगा A²। अब A² मतलब आप ऐसे देखिए, वैसे तो ये सभी लोगों को पता होगा, सिंपल सी बात है कि यहाँ से A बराबर 40 आएगा, लेकिन फिर भी इतनी सिंपल सी जो संख्या है, 4 का वर्ग 16 होता है, और एक जीरो का वर्ग करते हैं तो 2 जीरो आ जाते हैं, मतलब ये 40 का वर्ग है। तो A बराबर अगर 40 है तो परिमाप कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, बाकी का देखिए, यहाँ अगर वर्ग मीटर है तो ये वाला आंसर जो होगा मीटर में आ जाएगा। ठीक है, परिमाप है, परिमाप एक दूरी होती है, और जो क्षेत्रफल होते हैं वो हमेशा वर्ग मीटर में निकल करके आते हैं। परिमाप है या भुजा है, विकर्ण है, तो ये सभी सिंगल यूनिट में रहते हैं, मतलब उसकी पावर नहीं होती है। ठीक है, ना पावर 2 होगी ना 3 होगी। और जब भी पावर 3 होती है, जैसे हम वर्ग मीटर लिख रहे हैं ना, वर्ग मीटर, या हम इसको लिख देते हैं मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों एक ही मतलब है। और जहाँ पर घन मीटर आ जाता है तो वहाँ समझ लीजिए हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, उसके आयतन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2D पढ़ रहे हैं इस समय, 2D मतलब क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं, और जब हम 3D पढ़ेंगे, इसका वॉल्यूम पढ़ेंगे, आयतन पढ़ेंगे, तब पावर 3 का भी यूज़ देखा जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी चाहे ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सभी को समझ में आ गया? सभी को आ रहा है समझ में? चलिए ठीक है, और आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके सामने है। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। प्रश्न धीरे धीरे, अभी तक कोई भी प्रश्न कठिन नहीं आया है, सिंपल से प्रश्न है सारे, और एक एक करके आगे हम बढ़ते जाएंगे। हर एक नया प्रश्न हमें मिलता जाएगा एक एक करके, बस क्रम से चलते रहिए, एक तरफ से देखते रहिए। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए
तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना हो जाता है। तो k का मान ज्ञात करिए। कई लोग तो जब ये बीच में कुछ इस तरह की बात आ जाती है ना, k गुना हो जाता है, तो वहीं पर स्लिप कर जाते हैं, सोचते पता नहीं इसमें क्या पूछा हुआ है। लेकिन ठीक से समझे तो इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाता है। वो कहना चाहता है कि एक ट्राइंगल है, उस त्रिभुज की जितनी भी भुजा है, जो भी है अलग अलग, हर भुजा को कितना करना है, दोगुना करना है। ठीक है, हर भुजा को दोगुना करना है। तो जो नया वाला त्रिभुज है वो पुराने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना हो जाता है। k गुना मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, कुछ गुना हो जाता है। तो कितना गुना हो जाता है, वही है k की वैल्यू, और वही जानना चाहता है कि कितना गुना हो जाता है, ये बताइए। ठीक है, तो k बोल करके उसने कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोल दिया कुछ, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि नया वाला जो ट्राइंगल है उसका क्षेत्रफल पुराने वाले त्रिभुज का कितना गुना हो जाएगा, बस यही जानना चाहता है। तो इसमें भी देखिए बहुत ही सिंपल सी बात होती है, अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करें तो ट्राइंगल की अगर कोई एक भुजा को हम दोगुना करेंगे, तो अगर हम हर भुजा को, सॉरी कोई एक नहीं, प्रत्येक भुजा को दोगुना किया जा रहा है, अगर हर भुजा को दोगुना करेंगे तो देखिए आपने देखा होगा कि किसी भी सवाल में लंब गुणा आधार लग रहा है या फिर भुजा का स्क्वायर लग रहा है, या लंब गुणा आधार, ठीक है, लंब गुणा आधार या भुजा स्क्वायर, दो ही चीज़ें लग रही हैं इसमें। तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो आप समझ पा रहे होंगे, जब आप एक भुजा को दुगना करेंगे और दूसरी वाली को भी दुगना करेंगे तो हमेशा क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना होना चाहिए। देखिए जैसे आपने किया 1/2 लंब गुणा आधार, ठीक है। अब अगर हम लंबाई को दुगना कर दें तो 2l हो जाएगा, चौड़ाई को भी दुगना कर दें तो 2b हो जाएगा। तो 2 से 2 हमने यहाँ से काट दिया, तो फाइनली यहाँ पर कितना बचा, 2lb, ठीक है, 2lb। यहाँ पर कितना था, आधा lb, और यहाँ कितना हो गया, 2lb। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये 4 गुना हो गया या नहीं हो गया, 4 गुना हुआ। तो ये ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। और जब आप √3/4 भुजा स्क्वायर लगाते हो, तो जब भुजा स्क्वायर लगाओगे √3/4 भुजा स्क्वायर, और एक बार जब आप इस भुजा स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर लगाओगे, तब 2 का स्क्वायर होकर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें कोई और आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, और इसे भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें ये सिर्फ फैक्ट समझना था कि त्रिभुज की अगर हम हर एक भुजा को 2 गुना कर रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, केवल उसका स्क्वायर ही होना है। अगर वो यहाँ पर 2 गुने की जगह 3 गुना दे रहा होता, अगर इस सवाल में 3 गुना पूछा होता, तो इस के की वैल्यू क्या निकल के आती है, 9 गुनी निकल करके आती। क्योंकि जब हम 3 करते, 3 गुना करते, तो 3 का भी तो स्क्वायर करना पड़ता, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता, 9, ठीक है। 2 गुना करने पर 4 आ रहा है, मतलब उसका स्क्वायर आ रहा है। तो इसी तरह से अगर 3 गुना पूछा जाता तो उसका जो क्षेत्रफल होता है पहले वाले क्षेत्रफल का 9 गुना हो जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा, मतलब इसकी सी वाला जो आंसर है वो यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए और अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए ट्राइंगल के इस चैप्टर में जो हमने ट्राइंगल के प्रश्नों को आज की इस क्लास में लिया है, और इसमें केवल 15 प्रश्न आपको पढ़ने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस में कोशिश की है कि लगभग हर तरह का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, केवल ट्राइंगल का, ठीक है। और इसके बाद अगली हुई क्लास रहेगी, उसमें हम स्क्वायर और रेक्टेंगल मतलब वर्ग और आयत पढ़ेंगे, उसके बाद व्रत पढ़ लेंगे, व्रत और अर्धव्रत पढ़ेंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हर दिन हम स्पेशल एक एक फिगर को ही पढ़ेंगे। जो बड़े वाले फिगर हैं, मतलब बड़े सवाल, काफ़ी सवाल बनते हैं, उनमें सिंगल फिगर पढ़ेंगे। जो छोटे छोटे कम सवाल बनते हैं उसमें हम 2-2 फिगर को शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास लगभग वही आधा घंटे के आसपास की रहेगी लगभग पर डे की, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 40 मिनट हार्डली, इससे बड़ी कोई क्लास नहीं आएगी इस चैप्टर के लिए। आगे के चैप्टर्स में क्या होता है देखा जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तथा समभुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं जो कि समद्विबाहु है। देखिए आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, समद्विबाहु हमने इन दोनों भुजाओं को कैसा माना है, समान माना है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और इसका जो बेस है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है। जबकि इसकी समभुजा कितनी है,
5, मतलब ये वाली भुजा भी 5 है और ये वाली भुजा भी कितनी है, 5 है। तभी तो ये बना समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बना, मतलब इसमें दो भुजाएं जो समान है वो वाली 5 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा है, जबकि इसका बेस कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ से वो जानना चाहता है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। अब हमने इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था हाफ लंब गुणा आधार। क्या पढ़ा था, हाफ लंब गुणा आधार, यही पढ़ा था ना। अगर हमने ये पढ़ा तो अब हमारे पास देखिए आधार तो है 8 सेंटीमीटर, आधार तो है हमारे पास, लेकिन लंब नहीं है। तो लंब हमने देखिए सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज की फिगर को समझा था, और उस फिगर में हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर हम एक लंब अपनी तरफ से ड्रॉ करेंगे। और बहुत आसान सी बात यह है कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो नीचे वाली जो भुजा है, मतलब बेस है, जो आधार है, उस आधार को ये लंब 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगा। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह हो गई कि अगर हम इस ट्रायंगल को केवल देखें, केवल इस ट्रायंगल को अगर देखें, तो इस ट्रायंगल का जो कर्ण है वो 5 है, आधार है वो 4 है, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसका लंब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब 3, 4, 5 के अनुपात में बनता है तो वो कैसा त्रिभुज होता है, समकोण होता है। तो समकोण तो पहले से ही बन रहा है, कर्ण आपको 5 मिल ही गया है, तो 5 के स्क्वायर से 4 का स्क्वायर घटाइए, 5 का स्क्वायर 25 हुआ। 25 में से अगर आप 4 घटा देते हैं तो 16 घटाएंगे, 25 से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, इतनी सी बात आ गई समझ में। चलिए, तो अब लगा दीजिए, लंब कितना मिला हमें, 3, और आधार। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि आधार हम 4 लगाएं या 8 लगाएं। भाई अगर आप 4 लगाओगे तो सिर्फ इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। आपसे पूछा जा रहा है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पूरे त्रिभुज के लिए आपको पूरा बेस लगाना पड़ेगा, मतलब 8 लगाना पड़ेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 4 तिया 12, तो 12 वर्ग सेंटीमीटर आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो इसमें, कोई भी प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ, बताना है। देखो, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है, तो देखिए इसको आधार को हमने 8 सेंटीमीटर रखा था, और इसकी जो समभुजा है उसको 5 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा भी 5 और ये वाली भुजा भी 5। अब क्या पूछना, इसने क्या पूछा था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ लंब गुणा आधार होता है। कितना होता है, हाफ लंब गुणा आधार। तो 1/2 लंब, लंब हमने यहाँ से 3 निकाला था, 5 के स्क्वायर से 4 का स्क्वायर माइनस करके 3 निकाला था, तो लंब हो गया 3 और आधार हो गया 8। 2 से काटा, 2 चौका 8, 4 तिया 12, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है इतना। अगला सवाल 7 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 है। एक अन्य भुजा की अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है और आधार 20 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए इस सवाल में क्या हुआ है, जो आपने अब तक पढ़ रखा है उसके अलावा कुछ नहीं पूछा है। आपने जो अब तक पढ़ा हुआ है उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा है, बस उसने उसको थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। समझना पड़ेगा सवाल को, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। आप चाहें तो ओरल भी हो जाएगा। जिन लोगों को ओरल समझ में आ सकता है, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है, वो एक बार इसको ओरल समझने की कोशिश करिए। किसी त्रिभुज का आधार दिया है, ऊंचाई दी है, तो 1/2 लंब गुणा आधार करके हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अगर हम यहाँ इन दोनों का गुणा करें तो 180 आएगा, 180 का फिर हाफ कर देंगे तो 90 रह जाएगा। ठीक है, तो 90 हो गया पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। डिटेल में भी बताऊंगा, लिख करके भी समझा दिया जाएगा, पहले समझ लें। तो 90 हो गया, और एक अन्य त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई हमें बतानी है, जिसका क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज का 2 गुना है। इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अभी हमें मिला वो कितना मिला, 90 मिला। 90 का दुगना 180 हो गया, 90 का दुगना 180 हो गया। तो अगर 180 क्षेत्रफल हमें निकालना है, मतलब 180 क्षेत्रफल अगर हमें बनाना है, और अगला वाला जो ट्राइंगल है उसका आधार कितना है, तो देखिए उसमें लंब हमें निकालना है, मतलब हाइट निकालनी है, और आधार उसका कितना है, 20 है। तो 2 से इसको काट लेंगे, 10 आएगा, 1 0 से 0 काटेंगे, लंब बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। मतलब इसकी हाइट यहाँ से 18 आ जाएगी। तो जिन लोगों को समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो दोबारा से इस सवाल को डिटेल में समझ लो।
एक त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। आगे वो कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना गुना है? 2 गुना है। इस वाले त्रिभुज का 2 गुना है। तो पहले इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें मिले कितना है। तो पहला वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 1/2 लंब गुणा आधार। 1/2 लंब कितना है, मतलब ऊंचाई उसकी कितनी है 12। आधार कितना है, देखिए पहली लाइन में दे रखा है 15, 2 से काटा 6, 15 छक्का 90। तो ये 90 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका क्षेत्रफल होगा? ये जो पहले वाले त्रिभुज की बात हो रही है उस वाले त्रिभुज का। लेकिन ये कह रहा है कि जो दूसरा वाला त्रिभुज है उस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले का दुगना है। अगर पहले वाले का 90 है तो दूसरे वाले का कितना होगा? 180 होगा। दूसरे वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 180 होगा। और ये भी होगा तो 1/2 लंब गुणा आधार, लंब गुणा आधार। फार्मूला तो यही लगेगा क्योंकि दूसरा वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल इसका दुगना है, तो हमने दुगना करके लगा दिया 180, लेकिन फार्मूला तो यही रहना है। फिर इसने क्या बोला है, इसका आधार 20 है तो हाइट बताइए। तो देखिए चाहे तो आप इस 2 को इधर ले जाइए तो इधर 360 हो जाएगा। अगर ये 2 इधर चला जाए 360 और यहाँ रह गया लंब गुणा आधार। ठीक है, तो लंब हमें बताना है, मतलब उसकी ऊंचाई बतानी है। आधार की जगह हम 20 लगा दें यहाँ पर और 20 से इधर काटेंगे तो देखिए 18 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। क्लियर है? सवाल अच्छा था। अब तक हमने कुछ भी नया नहीं सीखा, मतलब जो फॉर्मूले अब तक पढ़ रखे थे बस उन्हीं फार्मूलों को बार बार किसी न किसी तरीके से सिर्फ उन फार्मूले के बेस पे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई भी नया प्रश्न, कोई भी नई थ्योरी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, चलिए ठीक है, और अगला प्रश्न ले लें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। क्षेत्रफल को हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर A1 A2 करके मान लेते हैं, एरिया पहले का और एरिया दूसरे का 4:3, और यहाँ पर हम हाइट H1 और H2 मान लेते हैं, या L1 L2 मान सकते थे, कोई नहीं, H1 H2 मान लीजिए। वो कितना है 3 4, और ये जानना चाहता है उनके बेस यानी आधार। ठीक है, बेस को जानना चाहता है, तो बेस को कुछ भी मान लीजिए, B मान लीजिए। तो B1 और B2 को ये जानना चाहता है कि V1 V2 का जो अनुपात है वो कितना होगा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए ऐसे प्रश्न में जहाँ पर आपको क्षेत्रफल दे रखा है, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, कोई वैल्यू तो एक्चुअल कोई वैल्यू दी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई वैल्यू दे रखी है आप अनुपात निकाल करके वो वैल्यू आप फाइंड कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी का भी क्षेत्रफल एक्यूरेट नहीं दिया है, सिर्फ अनुपात में पूछा हुआ है। तो इस सवाल को करने का थोड़ा सा यूनिक मेथड होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। एसएससी लेवल के लिए बहुत अच्छा है, एसएससी जीडी वगैरह के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एसआई के लिए भी अच्छा है। देखिए दोनों क्षेत्रफलों का अगर हम अनुपात लिखें यहाँ पर, तो A1/A2 बराबर क्या लिख सकते हैं, हाफ लंब गुणा आधार। पहले वाले के लिए हाफ लंब गुणा आधार, लंब की जगह हमने हाइट H लिखा था और आधार को V1 लिखा था। ऐसे ही दूसरे वाले का लिखेंगे तो हाफ लंब गुणा आधार। ठीक है, तो ये H2 और V2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हाफ से हाफ चला जाएगा और A1 A2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या लिखा जाएगा, 4:3 लिखा जाएगा। भाई A1 A2 मतलब एरिया 1 एरिया 2, तो ये दे रखा है ना त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना है, 4:3 के अनुपात में है, तो 4 और 3 यहाँ पर हमने लिख लिया। और इधर H1 H2 की वैल्यू भी दे रखी है, H1 की वैल्यू 3 लगाएंगे, H2 की 4 लगाएंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3 B1 और यहाँ 4 V2। इतनी बात आई समझ में। A1 A2 की वैल्यू लगा दी और जो हाइट दे रखी थी उसने 3:4। ये देखिए हाइट दे रखी ना, ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 3:4। तो यहाँ पर हमने हाइट की जगह H1 H2 की जगह भी क्या लगा दिया, 3 और 4 लगा दिया। अब वो जानना ही क्या चाहता है हमसे, सिर्फ V1 V2 जानना चाहता है और वो हमें पता है। देखिए V1 V2 ये निकल के आने वाला है, ये वाला 4 जब इधर जाएगा तो 16 हो जाएगा, ये वाला 3 जब इधर आएगा तो 9।
तो आंसर आपको क्या मिला, 16/9 या फिर 16:9, फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, जब आपके सामने देखिए आप ये सोचेंगे कि इसको मैं सॉल्व करूं तो कैसे करूं, क्योंकि उसने क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, हाइट का अनुपात दिया है, कोई वैल्यू तो दी नहीं है, मतलब ये अनुपात दिया हुआ है, अनुपात की तो वैल्यू कुछ भी निकल के आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, उसका जो फार्मूला है, फार्मूले को कंपेयर करना है। हमने दोनों फार्मूले को कंपेयर किया है, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, दोनों को अनुपात में लगा दिया है। ठीक है, चलिए यहाँ से समझ में आ गया होगा। अच्छा प्रश्न है, और अभी 7 प्रश्न और बचे हुए हैं, क्योंकि पूरे 15 प्रश्न करने थे हमें इस वीडियो में। अगला प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, 9 नंबर, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, देखते जाइए, बहुत ही अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो दिखने में एकदम कठिन लगेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएंगे। देखिए क्या जानना चाहते हैं ये, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार एवं संबंधित ऊंचाई, मतलब आधार जानना चाहता है और ऊंचाई, बेस और हाइट दोनों का अनुपात उसने जानना नहीं चाहता है, बल्कि इसको दे रखा है। आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात कितना है, 3:4 है, जबकि क्षेत्रफल कितना है, 1176 है। तो कह रहा है इस त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न दिया है, किसी भी ट्राइंगल का आधार और लंब हमें दोनों दे रखे हैं, ऊंचाई भी दी है, आधार गुणा लंब मतलब कह सकते हो, या फिर उसे लंब गुणा आधार या हाइट गुणा उसका आधार। ठीक है, मतलब जो ट्राइंगल होता है, देखिए कुछ भी कह सकते हैं आप, इसको हाइट कहिए या उसे लंब कहिए, ये आधार हो गया, इसको आप बेस कह लो। तो इस तरह से आप उसकी थ्योरी को समझिए, वो क्या कहना चाहता है। उसने कहा है आधार और संबंधित ऊंचाई, मतलब आधार पहला वाला है और ऊंचाई कौन सी है, दूसरी वाली है। तो इन दोनों को उसने दे रखा है और वो ऊंचाई ही जानना चाहता है, ऊंचाई ही जानना चाहता है फाइनली। तो हमें क्या करना है, हाफ लंब गुणा आधार हम यहाँ भी लगा सकते हैं, 3x 4x। देखिए जब जब ये अनुपात में दिया होगा, हम इसके साथ में कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेंगे, a, p, x, y, कुछ ना कुछ हम यहाँ पर वैल्यू मानेंगे। उससे क्या होगा, वो जो जिससे हमने इसको काटा होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये मासा वाले चैप्टर में इसको आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिससे हमने इसे काटा होता है, वो वैल्यू हमें मिल जाती है, वो यूनिट हमें मिल जाती है। तो देखिए हाफ लंब गुणा आधार जब लगाएंगे तो बराबर क्या रख सकते हैं हम, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि हाफ लंब गुणा आधार ये भी तो क्षेत्रफल है और ये भी क्षेत्रफल है। तो दोनों ही क्षेत्रफलों को हमने इक्वल रख दिया। और देखिए 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 दूना 6, x और x का गुणा x² बराबर 1176। 6 से काट लीजिए इसको, 6 कम 6, यहाँ से 5 बचेगा, 57 हो जाएगा। तो 6 से ही अभी तक काट रहे हैं, 6 नेम 54 और 6 छंग 36। ठीक है, तो x² बराबर हो गया 196 और x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 14। इतना तो पता होगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 होता है। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से मिली। और जानना क्या चाहता है आपसे, वो हाइट जानना चाहता है, और हाइट कितनी है, 4x। तो 14 चौका 56, x की वैल्यू हम यहाँ पर 14 लगाएंगे 4x में, तो 4 गुणा 14 बराबर 56 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, वी आंसर। अच्छा 56, ठीक है, डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करा था हमने इस सवाल में, हाफ लंब गुणा आधार लगाया। सिंपल सा फॉर्मूला हमारा, हाफ लंब गुणा आधार। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 था, तो हाफ लंब गुणा आधार बराबर 1176। तो यहाँ से वैल्यू हमने निकाली x की, और x की वैल्यू 14 निकली, और उस वैल्यू को हमने कहाँ लगा दिया, हाइट निकालने के लिए 4x में, यानी 14 चौका 56, ये आंसर हो गया। कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा हमने इस सवाल में। चलिए ठीक है, और अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला प्रश्न देख लें, क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 16√3 सेंटीमीटर है।
पढ़ लेते हैं इस सवाल को। 10वां सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 16√3 है। इसके अंदर दो अन्य समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाए जाते हैं कि अंतः भाग 3 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। सबसे छोटे वने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये सवाल में क्या कहना चाहता है, अगर इस सवाल को आप ज़्यादा दिल पे लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा सवाल। देखिए आप जब सबसे पहले आप सोचेंगे, जब ये सवाल हमने कभी ऑफलाइन क्लास में कराया तो हमेशा ये प्रॉब्लम आई थी कि कोई भी इस फिगर को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। क्या था ज़रा देख लें, एक समबाहु त्रिभुज था, हमने मान लिया ये सभी भुजाएं इसके बराबर है, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि इस त्रिभुज को देखिए दोबारा से एक बार बनाते हैं। वो कहता है कि इस त्रिभुज को 3 ऐसे त्रिभुजों में डिवाइड करना है जो कैसे हो, तीनों बराबर बराबर हो, ठीक है। तीनों बराबर बराबर त्रिभुजों में डिवाइड करना है। अब देखिए एक तो तरीका ये होता था जिसमें हम तीनों के मिडिल पॉइंट को मिला दें। मैं वो बात कर रहा हूँ जो गलतियाँ मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे करके लाते हैं कई बार। तो यहाँ देखिए अगर हम इस तरह से मिलाते हैं तो वो कह रहा था कि 3 बराबर भागों में इसको बांट लिया जाता है, लेकिन यहाँ कितने भाग हो गए, ये बराबर तो हैं, ये चारों भाग बराबर है, लेकिन है तो 4, वो कहता है 3, तो ऐसे तो बात बनने वाली है नहीं, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट यहाँ पर दे दें। अगर हम इस तरह से मिला दें तो ये 3 ट्राइंगल में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कितने त्रिभुजों में डिवाइड हो जाएगा, 3 में। तो ये 3 जो होंगे ये बराबर तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये समबाहु त्रिभुज हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि ये समबाहु हो जाए, ठीक है। तो बराबर तो हो जाएंगे, हालांकि हमें यहाँ पर फिगर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। हमें आंसर सही करना है, हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्या करना था, सबसे पहले देखिए क्या बोला है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 16√3 सेंटीमीटर लिखा जा रहा है, मतलब उसकी भुजा 16√3 सेंटीमीटर है। अब इसके अंदर दो अन्य समबाहु त्रिभुज, अच्छा इसके अंदर भी अन्य समबाहु त्रिभुज तो बन ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। 3 त्रिभुज बन सकते हैं जो तीनों का क्षेत्रफल बराबर हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज नहीं बन सकते, ऐसा बहुत मुश्किल है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ बन पाएगा। चलिए खैर, हमें सवाल से मतलब था, तो हमें क्या करना चाहिए, पूरे ट्राइंगल का हम क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले हमें जो भुजा दे रखी है यहाँ से हम पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल सकते हैं, और पूरे त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकल आएगा उसे हम 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 3 कर दें, बस हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बाकी हमें कुछ नहीं करना था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें लगाना था √3/4 भुजा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। और उसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए ज़रूरी क्या है, हम उसका फिगर बनाएं। हम 3 भागों में डिवाइड करने के लिए 3 से डिवाइड कर दें, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह हम लगाएंगे 16 √3 का स्क्वायर, तो √3/4 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और √3 का जब गुणा √3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, हाँ अभी एक चीज़ और भी यहाँ पे लिख लें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल निकल के आएगा, ये क्षेत्रफल आएगा बड़े वाले त्रिभुज का, और उसे हमें कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, और 4 से हम काटेंगे 256 को आएगा 64, तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 64√3। बात समझ में आ गई। हमने क्या करा, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला यहाँ से, क्योंकि हमें भुजा पता थी। अगर भुजा पता है तो हमने फॉर्मूला लगाया √3/4 भुजा स्क्वायर, और यहाँ से हमने क्षेत्रफल निकाला, और उस क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए 3 से डिवाइड कर दिया, और हमें आंसर मिल गया 64√3, ठीक है। तो काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है अब तक, बहुत जल्दी से अगले प्रश्नों को निपटा लेते हैं। अगला प्रश्न देखें, यहाँ दी गई आकृति, अच्छा एक आकृति देखिए यहाँ पर दी गई है। इस आकृति में बिंदु D तथा E क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं, ये देखिए एक त्रिभुज है ABC, बहुत ही हल्का सा नज़र आ रहा होगा, और ये वाला जो एरिया है ये एकदम सैडेड है, इसको छायांकित भाग बोलेंगे, ये सैडेड है ये वाला एरिया यहाँ से, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज में ये सैडेड एरिया हो गया, और यहाँ पर लिखा हुआ है D और E। देखिए सवाल को पढ़ लेते हैं क्या दिया है।
यहाँ दी गई आकृति में बिंदु डी तथा ई जो है वो ए बी सी की, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। मतलब ए बी का मध्य बिंदु है डी और ए सी का मध्य बिंदु है ई, मतलब ये मिडिल पॉइंट है। ठीक है, कैसा पॉइंट है? मिडिल पॉइंट है। जरा एक बात पे ध्यान दीजिए यहाँ पर, हाँ, अगर ये मिडिल पॉइंट है तो आगे वो जानना क्या चाहता है पहले ये समझ लें। त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, त्रिभुज के छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पूरे त्रिभुज का, अगर ये पूरा त्रिभुज 100% है तो ये वाला जो है हिस्सा, ये छायांकित भाग जो है, शेडेड जो एरिया है, ये कितना प्रतिशत के बराबर है? अगर पूरा 100 है तो ये कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अभी हमने पिछले सवाल में एक पॉइंट हमने आपको बताया था। जिन लोगों को लगता है कि वो इसको समझ सकते हैं, वीडियो को रोक करके एक बार थोड़ा सा टाइम दे दें और उसको समझने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखिए अगर हम यहाँ पर इस पूरी भुजा का अगर एक मिडिल पॉइंट ले लें और इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तो अभी पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, ये 4 भागों में बराबर हो जाएगा। और चारों भाग कैसे होंगे? बराबर बराबर होंगे। ठीक है, चारों भाग कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, 4 बराबर भागों में डिवाइड होगा, मतलब ये एक, ये भी एक और ये भी एक, 4 भागों में बराबर। तो अगर ये पूरा 100% है, मतलब 4 हिस्से हैं, तो इनमें से 3 हिस्से कितने प्रतिशत कहे जाएंगे? 3 हिस्से कितने प्रतिशत कहे जाएंगे? 75% कहे जाएंगे। अकेला ये तो चौथाई हिस्सा बचा, 25% ये हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से आप बता सकते हो डायरेक्ट कि ये आपका 75% शेडेड एरिया यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा समय और दीजिए, बस 4-5 मिनट के अंदर ही मैं क्लास खत्म करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे बचे हुए हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। 3, 4 और 5, देखिए आज की हम इस क्लास में हमने 3, 4, 5 के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा। 3, 4, 5, और ऐसा नहीं है कि ये मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, ये जिस किताब का जिस जगह से ये कंटेंट लिया गया है उसमें ही ये सवाल सेम ऐसे ही 3, 4, 5 दे रखा है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपसे 3, 4, 5, 6, 8, 10 ये वाली संख्या सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें आए हुए प्रश्न भी हैं जिनको हमने इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन इसमें आए हुए प्रश्न भी रखे हुए हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, अब देखिए एक त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज के मिडिल पॉइंट्स की हम बात कर रहे थे, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। अगर हम मिडिल पॉइंट्स को जोड़ देते हैं तो क्या होगा? 3 बराबर बराबर भागों में ये ट्राइंगल डिवाइड हो जाएगा। 4 बराबर बराबर भागों में ये डिवाइड हो जाएगा। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा जो मध्य में बना हुआ है। ठीक है, इस त्रिभुज की भुजाओं के जो मध्य में बना हुआ है। अब ये तो हमें पता है कि ये 4 भागों में डिवाइड हो रहा है और चारों ही भाग कैसे हैं? बराबर बराबर भाग हैं, चारों ही भाग बराबर है। तो मिडिल में जो पूछा गया है, हम किसी एक की बात कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा जा रहा है। अब देखिए जनरली हम इसको बड़े वाले को अगर देखें कि बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, बड़े वाले की जो भुजा है वो कितनी होगी, तो भुजाएं सारी हमें दे रखी है, 5 दिया है, 3 और 4 दिया है। तो बड़े वाले का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो हम निकाल सकते हैं हाफ लंब गुणा आधार करके निकाल सकते हैं, हाफ लंब गुणा आधार करके निकाल सकते हैं ना। तो कितना आएगा? 2 से काटा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना आया? 6 आया। अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 आया है और इस त्रिभुज को हमने कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में। तो जो अंदर का है, एक अंदर वाला जो बचा है, मतलब चौथाई भाग, वो कितना बचा है? 1/4 कर देंगे उसका, तो 6/4 हो गया। या फिर हम इसे 3/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3/2। 2 से काटने के बाद 3/2। तो जो अभी हमने पिछला वाला सवाल किया था, शेडेड वाला सवाल किया था, या उससे और पिछला एक सवाल किया था, तीनों का कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा है, एक जैसा कॉन्सेप्ट था तीनों का। एक बार डिवाइड बाई 3 करना था, अगले वाले में डिवाइड बाई 4 से हमें समझना था, और ये भी देखिए डिवाइड बाई 4 करना था, क्योंकि इसमें जो बीच में एक ट्राइंगल बन के आ रहा है, उस वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल इसने जानने की कोशिश की है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगभग एक जैसा मिल रहा है आपको इन सवालों का। अच्छे प्रश्न है, सारे के सारे बढ़िया प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 13 देख ले। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। इनके भुजाओं के मध्य बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, देखिए फिर से कुछ ऐसा ही आ गया। एक समबाहु त्रिभुज है, अगर उसका परिमाप 48 है, देखिए परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। अगर तीन भुजाएं जो कि बराबर हैं, समबाहु है, तीन भुजाएं जो कि बराबर हैं और वो भी 48 है, इसका मतलब एक भुजा कितनी हो गई, 16 हो जाएगी। ठीक है, एक भुजा 16 हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल को मिडिल पॉइंट्स मिलाने के बाद जो बनेगा चौथाई भाग, यानी कि हमें क्या करना है, क्षेत्रफल का डिवाइड बाई 4 करना है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। अगले प्रश्नों को हम कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे 3 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे बता दीजिए इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, वेट करता हूँ, मैं देखता हूँ कितने लोग इसको सही जवाब दे पाते हैं। और अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 14, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 24 मीटर है। समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी है, 24 है। जबकि आगे ये बोल रहा है कि अन्य भुजा, यानी कि अन्य भुजा तथा कर्ण, ठीक है, 3 भुजाएं होती हैं जिनमें से हमने एक को 24 माना है और बाकी की जो भुजाएं हैं उनमें से ये कह रहा है कि कर्ण तथा अन्य जो भुजा है उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है। उन दोनों का डिफरेंस 8 है। देखिए कैसी आधी अधूरी बात दे रखी है। 3 भुजाओं में से सिर्फ एक के बारे में दिया है कि वो 24 है, और कह रहा है जो बाकी की भुजाएं बचती हैं उनमें से एक अन्य भुजा हमने मान लिया वो x है, और कर्ण दोनों का अंतर कितना है, 8 है। अगर ये x है तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, x + 8 हो जाएगी। ऐसा क्यों हो जाएगा, x + 8 ही क्यों होगी, क्योंकि ये जो भुजा है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अगर हमने इसको x माना है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 है, तो सबसे बड़ी ये है, तो इससे भी बड़ी यही होगी। अगर इसे x मानते तो इसे हम x - 8 मान सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर x + 8 हम कर्ण को मानेंगे। इसके बाद देखिए ये कह रहा है कि कर्ण की लंबाई कितनी होगी, x + 8 जानना चाहता है, कर्ण की लंबाई कितनी होगी ये जानना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर एक तो मेथड है कि हम इसे ऑप्शन से करें एक मेथड है कि हम इसे ऑप्शन से करें, और दूसरा ये कि हम इसे पाइथागोरस प्रमेय वाली जो कंडीशन है उस कंडीशन को लगा करके भी आंसर ला सकते हैं। चलिए एक बार ऑप्शन से भी समझ लेते हैं। जब एक एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो टाइम लग ही जाता है, क्लास लंबी हो ही जाती है। देखिए इससे अगर हम ऑप्शन से समझने की कोशिश करें, अगर इसमें कर्ण को हम 28 मानते हैं, अगर कर्ण को हमने, देखिए यहाँ अलग से लिख लेते हैं, अगर हम कर्ण को 28 मानते हैं तो 28 से 10 कम हमें किसको, सॉरी 8 कम किससे मानना पड़ेगा, लंब को मानना पड़ेगा, 8 कम मानना पड़ेगा। और ये तो 24 है ही। क्या हम 20 का स्क्वायर 400 करें और 24 का स्क्वायर 576 करें तो क्या ये दोनों मिलकर 28 का स्क्वायर बनाएंगे? ये तो 900 से भी ऊपर चला जाएगा, जबकि 28 का स्क्वायर कितना होता है, 900 से भी कम रह जाता है, 784 होता है। तो ये वाली कंडीशन तो नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये काम भी तब मज़ा आएगा इसमें अगर हम ऑप्शन से कर रहे हैं और हम इसे ओरल कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर आंसर आएगा 40। कैसे समझ में आ रहा है, अगर ये 40 है तो ये 32 होगा। ठीक है, अगर ये 40 है तो इससे ये 8 कम 32 होगा। 32 का स्क्वायर 1024 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है। 1024 576 दोनों को जोड़ेंगे 1600 हो जाएगा, और 1600 जो होता है 40 का वर्ग होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अगर समझ पाते तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हमें इसे डिटेल में करना ही है तो एक लाइन लिख लेते हैं इसकी। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण यानी कि x + 8 का होल स्क्वायर, आधार 24 का स्क्वायर 576 और लंब का स्क्वायर x स्क्वायर। 576 थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगी यहाँ पर। ठीक है, निपट जाएगा, बस इसको खोल लीजिए। ये a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab यानी कि 16x, 2 × a × b। तो जब इनका मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 16x हो जाएगा। और देखिए x² से x² खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। अगर ये कट गया तो समझ लीजिए सवाल आपका बिल्कुल सिंपल हो गया, ये चौथाई भी नहीं रह गया, बहुत आसान हो गया। 16x बराबर, ये जब 64 56 की तरफ जाएगा 576, अच्छा ठीक है, ये 576 है।
576 में से हम 64 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 512, ठीक है ना, 512 ही आएगा। अब 16 से उसको काट लीजिए, 16 तिया 48 और 16 दूनी 32, तो x बराबर कितना निकल के आया 32। मतलब यहाँ पर लंब तो 32 है, जबकि कर्ण कितना है 32 से भी 8 ज़्यादा, यानी कितना है 40 है, ठीक है। तो इस तरह से निकालिए, बहुत ज़्यादा बड़ा तो फिर भी नहीं है, लेकिन कोशिश करिए, जो मैंने ऑप्शन वाला मेथड बताया था वो बहुत ज़्यादा बेहतर था, अगर आप उसे यूज़ कर पाते तो ज़्यादा अच्छा था। जैसे अगर हमने 32 चेक किया होता तो 32 का स्क्वायर 1024, अब 32 से 8 घटाने के बाद बचेगा 24, तो 24 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जो है वो 1032 के बराबर आ रहा है क्या? 576 प्लस 576 ये 1032 नहीं होगा, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। मतलब ये सारे तरीके अपनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओरली पता होनी चाहिए, ठीक है, वर्ग वगैरह आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रश्न हटा देते हैं और एक आखिरी जो प्रश्न है, घंटे भर की लगभग क्लास हो चुकी है, बहुत जल्दी से निपटाते हैं और बाकी का हम अगले वाले टॉपिक को लेकर के कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 15वां जो सवाल है और आखिरी सवाल आज की क्लास का, एक समबाहु त्रिभुज का केंद्र मध्यिका को 2 भागों में बांटता है जिसका बड़ा भाग 4 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर एक पिरमे के साथ मैं इस सवाल को बहुत आसान करने वाला हूँ। एक समबाहु त्रिभुज है, इसका कोई एक सेंटर है, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का जो केंद्र है ये मध्यिका को 2 भागों में बांटता है। मध्यिका क्या होती है? जो इस सेंटर से इस सेंटर की जो इस शीर्ष की जो मध्यिका होती है, या फिर इस वाले शीर्ष की मध्यिका हो सकती है जो सामने वाली भुजा पर जाती है, ठीक है, सामने वाली भुजा तक जिसको हम ड्रॉ करते हैं, तो इसकी जो मध्यिका होगी वही इसका लंब होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट है हमारे पास कि जो इसकी मध्यिका है वही इसका मतलब मध्यिका है वही इसका लंब होगा, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो मध्यिका कुछ इस तरह से जाएगी, तो वो लंब नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए इसकी जो मध्यिका है वही यहाँ पर लंब का काम भी करेगी, ठीक है। तो अब उसने एक बात यहाँ पर बोली है जिसका बड़ा भाग 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें आपको एक भाग तो बड़ा नज़र आ रहा होगा जो कितना है 4 सेंटीमीटर है। और यहीं पर एक नोट करने वाली बात यह है कि जब भी ऐसा होता है, ये बात नोट कर लेना, जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना आप, ठीक है। क्या बात बोली मैंने कि जो सेंटर जो होता है इसको जो 2 भागों में बांटता है, तो इसमें एक बड़ा भाग होता है, एक छोटा होता है, तो बड़े भाग जो छोटा वाला भाग है वो बड़े वाले भाग का आधा होता है, ठीक है। या ये कह सकते हो कि मध्यिका को सेंटर 2 भागों में बांटता है, वो 2:1 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। अगर ये 2 हिस्सा है तो ये 1 हिस्सा होगा, ठीक है। तो बड़ा भाग ये है तो छोटा वाला भाग कितना होगा? जस्ट उसका आधा होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या मिल गया? हमें यहाँ पर मिला है लंब, यानी हमें यहाँ पर हाइट मिल चुकी है, ठीक है। तो लंब अगर हमें मिल गया है तो यहाँ से हम इसकी भुजा भी निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का केंद्र मध्यिका को 2 भागों में बांटता है जिसका बड़ा भाग 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें लंब मिला है और इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए, मध्यिका बराबर √3/2 गुणा भुजा। मध्यिका बराबर √3/2 गुणा भुजा। तो यहाँ से हम मध्यिका की जगह 6 लिख सकते हैं, √3/2, और यहाँ से भुजा जो है निकल आएगी। तो a बराबर अगर निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा, 12 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा √3, ठीक है। तो भुजा बराबर कितना निकल आया? 12/√3। अब पूछा क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? √3/4 भुजा स्क्वायर लगाएंगे, मतलब √3/4, और भुजा की जगह हम लगाएंगे 12 का स्क्वायर 144, और बटे में आ रहा है √3, ठीक है। 144/√3, √3 को हम लिख सकते हैं 3, ठीक है। तो ये देखिए 4 तिया 12 हो गया, और 12 से जब इसे काटेंगे तो 12 आएगा, तो फाइनली आपका 12/√3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक गलती यहाँ पर है, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा सभी में, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया है, जब भी क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हमेशा उसमें स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये एक पहली क्लास थी अभी इस समय इस सेशन की जो हमने अभी स्टार्ट की, और इसमें हमने ट्राइंगल को पढ़ा था, और बाकी का जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ग और आयत दोनों को पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे होते हैं,
और दोनों से मिलकर के लगभग वही 12-14 प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न होने से बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो रही है। क्लास को मैं कोशिश करूँगा कि लगभग 35 से 40 मिनट में निपटाऊँ। हर बार हर क्लास को लगभग इतने समय में निपटाया जाएगा। और देखिए, चैप्टर को आप किसी भी बुक से करते रहिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको हम ऐसा भी करेंगे, अगर आप हमें क्वेश्चन नंबर या वो क्वेश्चंस अगर आप हमें दे देते हैं, सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ, 9412 444 912। शायद कहीं लिखा हुआ भी है, ये है, ठीक है, ये नंबर यहाँ लिखा हुआ भी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब जैसे हमने ट्राइंगल पढ़ाया और आप चाहते हैं कि ट्राइंगल की प्रॉब्लम आपकी कोई है और आप ट्राइंगल का कोई भी अगर क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, तो हम आने वाली जो हमारी वीडियो होगी उस वीडियो में, अगली वाली वीडियो में हम इस क्वेश्चन को ले लेंगे। मतलब इस चैप्टर के ख़त्म होते होते आपका प्रश्न भी हम यहाँ पर ले लेंगे और आपकी समस्या भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में वर्ग और आयत के साथ।